ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास आदिकाल टॉपिक लेकर आई हूँ। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ, आदिकाल का नामकरण एवं उनके लेखक, आदिकाल के जितनी भी रचनाएँ और कवि हैं, और आदिकाल के साहित्य, सीधे साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, सारी मैं डिटेल में समझा के कराऊंगी, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि आदिकाल को का नामकरण अलग अलग कवियों ने क्या क्या नामकरण किया है, उसकी प्रवृत्तियाँ पूछी जाती है, इसकी साहित्य कौन कौन से हैं, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य का काल विभाजन। तो हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन हुआ था उसे 4 खंडों में विभाजित किया गया था। कितने खंडों में? 4 खंडों में विभाजित किया गया था। तो पहला खंड जो है वो आदिकाल है, और इसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है, और इसकी समय सीमा क्या है? संवत 1050 से 1375 ईस्वी है। दूसरा जो है वो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल भी कहा जाता है, और इसकी समय सीमा क्या है? 1375 से 1700 ईस्वी है। फिर तीसरा है उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा जाता है, और इसकी संवत 1700 से 1900 इसकी समय सीमा है। आधुनिक काल है, 4th नंबर क्या है? आधुनिक काल है, 4था नंबर, और इसको गद्य काल कहा जाता है, और संवत इसकी समय सीमा है संवत 1900 से अब तक। तो ये आदिकालीन हिंदी साहित्य को 4 खंडों में विभाजित किया गया है, जो कि जिसकी समय सीमा आप लोग को पता होनी चाहिए, और क्या नाम इसको दिया गया है ये भी पता होना चाहिए। तो ये हो गया। अब पहला जो है आदिकाल, तो हम लोग यहाँ पे आदिकाल के बारे में ही इस वीडियो में हम लोग काल के बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। तो आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा जाता है। तो आदिकाल को वीरगाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आरंभिक काल, बीज पवन काल और आदि नामों से जाना जाता है। मतलब अलग अलग कवियों ने अलग अलग नाम दिए हैं आदिकाल को। तो इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आदिकाल को जो अलग अलग कवियों ने क्या क्या नाम दिया है, तो ये भी क्वेश्चन बनता है। तो इससे ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आदिकाल की प्रवृत्तियाँ। आदिकाल की प्रवृत्तियाँ मतलब आदिकाल की विशेषता क्या क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो आदिकाल की प्रवृत्तियाँ हैं आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल में जो है आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है। किसकी? आश्रयदाताओं की। मतलब जो कवि, जो आदिकाल के जो कवि थे, जिसके आश्रय में रहते थे, उनकी प्रशंसा अपनी रचनाओं में करते थे। युद्ध का सुंदर सजीव वर्णन हुआ था। आदिकाल में जो भी युद्ध हुए थे उनका सुंदर एवं सजीव वर्णन हुआ है। वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का वर्णन है। देखिए, युद्ध का वर्णन है तो वीर रस की तो प्रधानता रहेगी ही, और वीर रस के साथ साथ श्रृंगार रस का भी वर्णन है। ऐतिहासिकता के संदर्भ में कल्पना की प्रचुरता है। तो क्या है? कल्पना की प्रचुरता की गई है। इसमें अप्रामाणिक रचनाएं हैं। देखिए, आदिकाल में बहुत सी रचनाएं हैं जो कि अप्रामाणिक हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो, जो चंद्रवरदायी कृत पृथ्वीराज रासो है, वो इसको रामचंद्र शुक्ल ने अप्रामाणिक रचना माना है। तो और उसके बाद है सामूहिक राष्ट्रीयता का अभाव है, और डिंगल पिंगल भाषा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि आदिकाल की भाषा क्या है। तो आदिकालीन कवि की भाषा, आदिकालीन रचनाएं जो है उसकी किस भाषा में की गई है? डिंगल पिंगल भाषा में का प्रयोग किया गया है। आदिकाल में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है। अब चलिए जानते हैं कि आदिकाल का नामकरण करने वाले लेखक। आदिकाल का जो नामकरण किया गया है उसके लेखक कौन कौन से लेखक हैं, क्या क्या नामकरण किया गया है उसके बारे में जानते हैं। तो पहला है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, और विश्वनाथ मिश्र ने आदिकाल को वीर काल कहा है। क्या कहा है? वीर काल कहा है। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत कहा है। इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। राहुल सांकृत्यायन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये सब क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। गणपति चंद्र शुक्ल ने आदिकाल को आरंभिक काल कहा है। मिश्र बंधु ने आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। किसने? मिश्र बंधु ने। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीजवप्पन काल कहा है। बीजवप्पन काल कहा है। आचार्य डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने डॉक्टर राजकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा है। कि रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसे चारण काल कहा है। किसको? आदिकाल को।
आदिकाल के प्रमुख कवि और रचनाएं। आदिकाल के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, उनकी रचनाओं के बारे में एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जैसे कोई रचना दी जाएगी और पूछे कि कौन आदिकाल के कोई एक रचना दी जाएगी और बोले कि पूछा जाएगा कि इसके कवि कौन है। जैसे कुमारव्यासो, पृथ्वीराजासो। पृथ्वीराजासो तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि पृथ्वीराजासो किसकी रचना है, चंद्रवरदाई की रचना है। तो चलिए जान लेते हैं। कवि दलपति विजय। आदिकाल के जो कवि हैं दलपति विजय, और इनकी रचना क्या है, कुमारव्यासो। कुमारव्यासो दलपति विजय की रचना है। तो इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इस एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। चंद्रवरदाई पृथ्वीराजासो की रचना है। और इससे एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हिंदी के प्रथम कवि कौन है, तो चंद्रवरदाई हैं। और प्रथम महाकाव्य हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, पृथ्वीराजासो। पृथ्वीराजासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और प्रथम कवि कौन है, चंद्रवरदाई है। नरपति नाल की रचना क्या है, विठल देव रासो। जगनीक की रचना क्या है, परमाल रासो। नल सिंह भाट की रचना क्या है, विजयपाल रासो। विद्यापति कीर्तिलता कीर्तिपता का पदावली कि एग्जाम में क्वेश्चन कई बार बना है कि कीर्तिलता कीर्तिपता का किसकी रचना है और किसकी रचना है, विद्यापति की। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि कीर्तिलता कीर्तिपता का भाषा कौन सी भाषा में है, तो अभट्ट भाषा में है। सरहपा दो की रचना क्या है, दोहा कोश। केदारनाथ भट्ट की रचना क्या है, जयचंद्र प्रकाश। अब्दुल रहमान की रचना संदेश रासक। ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बन चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। अब्दुल रहमान की रचना क्या है, संदेश रासक। विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिराज, जीन धर्म सूरी, स्थूल भद्रराज। तो ये सारी कवि और उनकी रचनाएं हैं, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। अब आदिकालीन साहित्य। अब आदिकालीन साहित्य से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आदिकालीन साहित्य कौन कौन से हैं, तो सिद्ध साहित्य है, नाथ साहित्य है, जैन साहित्य है और रासो साहित्य है। तो सबसे पहले हम लोग सिद्ध साहित्य के बारे में जान लेते हैं डिटेल में। सिद्ध साहित्य की संख्या कितनी है, 84 है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि सिद्ध साहित्य की संख्या कितनी मानी जाती है, तो 84 मानी जाती है। सिद्धों का संबंध पूर्वोत्तर भारत से रहा है। सिद्ध क्या थे, निरीश्वरवादी थे। क्या थे, निरीश्वरवादी थे। शास्त्रीय ज्ञान का विरोध किया है इन्होंने, किसे, सिद्ध साहित्य के कवि ने। तांत्रिक साधना पर बल दिया, मतलब तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे। नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। ये क्या करते थे, नारी सहवास को ब्रह्मानंद सहोदर मानते थे। और प्रमुख कवि कौन कौन से हैं सिद्ध साहित्य के, प्रमुख कवि के बारे में जान लेते हैं। सरहपा, सबरपा, लुइपा और डोम्बिपा। तो सबरपा जो थे इनको सहजज्ञान के प्रवर्तक माने जाते थे। कौन, सरहपा। और हिंदी के प्रथम कवि भी माने जाते थे। कौन, सरहपा जो थे वो हिंदी के प्रथम कवि माने जाते थे। और इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है, प्रमुख रचना क्या है, दोहा कोश। दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है। सबरपा है, सबरपा इनका जन्म 780 ईस्वी में हुआ था। इनके द्वारा लिखे चर्यापद जो है इनकी रचना है, किसकी, सबरपा की। सबरपा की रचना क्या है, चर्यापद। लुइपा सबरपा की सिद्ध से, किसके शिष्य से, सबरपा की। 84 सिद्धों में जो सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है। और 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका है, लुइपा का है। चर्चित पंक्ति, कभी कभी पंक्ति पूछ लिया जाता है कि किसकी पंक्ति है। कावा तकवर पंच विडाल चंचल चिए पैड़े काल। तो ये पंक्ति एग्जाम में दिया जाएगा, पूछेगा किसकी पंक्ति है, तो लुइपा की पंक्ति है। तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको। डोम्बिपा का जन्म हुआ था 840 ईस्वी में। इनकी चर्चित रचनाएं क्या है, देख लीजिए। योगचर्या, डोम्बी गीतिका, अक्षरा दीकोपदेश, इनकी चर्चित रचना है। अब नाथ साहित्य के बारे में लोग जानेंगे। नाथ साहित्य क्या है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। सिद्धों और संतों के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं, नाथ साहित्य कहते हैं। सिद्धों और संतों के बीच की जो कड़ी होती है वही नाथ साहित्य कहलाता है। नाथ साहित्य की संख्या कितनी है, नाथ साहित्य की संख्या 9 है। कितनी है, 9 है। एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है कि नाथों की संख्या कितनी मानी जाती है, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है और सिद्धों की संख्या 84। नाथ साहित्य में स्त्री विरोध का स्वर प्रबल है। मतलब सिद्ध साहित्य में स्त्री को क्या माना गया, ब्रह्मानंद सहोदर माना गया है, जबकि इसमें नाथ साहित्य में स्त्री का विरोध किया गया है। निवृत्ति मार्ग पर विशेष बल दिया गया है। ब्राह्मणवाद और शास्त्रवाद का विरोध किया गया है, किसमें, नाथ साहित्य में। अब नाथ साहित्य के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। मत्स्येंद्र नाथ, ये क्या है, गोरखनाथ के गुरु हैं और अंतिम सिद्ध में पहले नाथ कहलाते हैं। मतलब सिद्धों में सबसे लास्ट में आते हैं और नाथों में सबसे पहले आते हैं। कौन, मत्स्येंद्र नाथ। इनके गुरु कौन है, जालंधर नाथ। मत्स्येंद्र नाथ के गुरु कौन है, जालंधर नाथ। गोरखनाथ क्या है,
नाथ संप्रदाय के प्रणेता कौन है? गोरखनाथ। एग्जाम में क्वेश्चन बना है कि नाथ संप्रदाय के प्रणेता कौन है, तो गोरखनाथ जो है नाथ साहित्य के, नाथ संप्रदाय के प्रणेता कहलाते हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक किसने माना है? तो मिश्र बंधुओं ने माना है, गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। चरपटनाथ, अब चरपटनाथ जो है गोरखनाथ के क्या हैं? शिष्य हैं। क्या है? शिष्य हैं। ये बा आडंबर को रखने वाले साधु का क्या करते हैं? फटकारते हैं। जैसे इनकी पंक्ति देख लीजिए, एक सेती पटा, एक नील पटा, एक तिलक जनेऊ, एक लंबी जटा। ये इनकी पंक्ति है, प्रसिद्ध पंक्ति है। उसके बाद आते हैं चौरंगी नाथ। ये भी क्या है? मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य हैं और गोरखनाथ के गुरु भाई हैं। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? प्राण सांकली। प्राण सांकली चौरंगी नाथ की प्रसिद्ध रचना है। तो एक नाथ संप्रदाय के बाद नाथ साहित्य के बारे में हो गया। अब जैन साहित्य के बारे में जानेंगे हम लोग। जैन साहित्य क्या है? जैन रचनाकारों की भाषा क्या है? अभ्रंश भाषा है। तो जैन रचनाकारों की भाषा क्या है? अभ्रंश भाषा है। और इस सिद्धांतों का वर्णन हुआ है। इसमें चरित्र पर विशेष बल दिया गया है। काव्य में उपदेशात्मकता एवं रहस्यात्मकता की प्रवृत्ति है। प्रगति चित्रण, नारी सौंदर्य का वर्णन किया गया है इनकी रचनाओं में। और प्रसिद्ध जैन कवि और रचनाओं के बारे में जानते हैं। प्रसिद्ध जैन कवि कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू को अभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अभ्रंश भाषा का वाल्मीकि जो है वो स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी रचनाएं हैं पहुमचरी, ऋटरेमी चरियु। ऋटरेमी चरियु में किसका वर्णन किया गया है? रामकथा का वर्णन किया गया है। आप लोग को पता होना चाहिए। आचार्य देवसेन, इनकी प्रसिद्ध रचना है श्रावकाचार। श्रावकाचार आचार्य देवसेन की प्रसिद्ध रचना है। इसमें क्या है? इस 250 दोहों में श्रावक धर्म को प्रतिपादित किया गया है श्रावकाचार में। धनपाल ये धक्कड़ वैश्य कुल के थे। इनकी प्रसिद्ध रचना क्या है? भविष्यत कथा। भविष्यत कथा धनपाल की प्रसिद्ध रचना है। शालीभद्र सूरी। शालीभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना क्या है? भरतेश्वर बाहुबली रास और खंड काव्य है। ये भरतेश्वर बाहुबली रास जो है खंड काव्य है, 250 छंद में वर्णित है। कौन सी रचना? भरतेश्वर बाहुबली रास, जो कि शालीभद्र सूरी द्वारा लिखी गई है। सोमभद्र सूरी की प्रसिद्ध रचना क्या है? कुमार पाल बोध उपदेश ग्रंथ है ये। जैनाचार्य मैकतुंग की प्रसिद्ध रचना क्या है? प्रबंध चिंतामणि, कि कौन से सन में हुआ था? 1361 में। आसगु कवि चंदनबाला की रचना क्या है? चंदनबाला रास, और ये 35 छंदों का लघु खंड काव्य है। जीन धन सूरी स्थूली बद्रास, 1219 ईस्वी में हुआ था। हेमचंद्र जो है इनके बचपन का नाम था चंगदेव। अभ्रंश का पाणी किसे माना जाता है? हेमचंद्र को अभ्रंश का पाणिनि माना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है। रचनाएं क्या है? शब्दानुशासन, छंदोनुशासन और कुमारपाल चरियु। अब रासो साहित्य के बारे में जान लेते हैं। रासो साहित्य डिंगल पिंगल काव्य शैलियों में लिखा गया है। किस काव्य शैलियों में लिखा गया है? डिंगल पिंगल काव्य शैलियों में लिखा गया है। अब डिंगल पिंगल भाषा के आप जान लीजिए क्या है डिंगल भाषा, पिंगल भाषा। डिंगल भाषा जो है वो अभ्रंश मिश्रित राजधानी भाषा है, और पिंगल भाषा जो है वो अभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बना है कि डिंगल भाषा क्या है? अभ्रंश मिश्रित राजस्थानी भाषा है, और पिंगल भाषा क्या है? अभ्रंश मिश्रित ब्रज भाषा है। वीर और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है किसमें? रासो साहित्य में, और युद्ध का सजीव वर्णन हुआ है। अब चर्चित रासो ग्रंथ कौन कौन से हैं जान लीजिए। विशल देव रासो, जो कि नरपति नाल के द्वारा लिखी गई है, और ये प्रेमा खान काव्य है। इसकी नायिका कौन है? राजमती। कभी कभी नायिका नायक भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसके नायक कौन है, नायिका कौन है। तो राजमती जो है वो विशल देव रासो की नायिका है। परमाल रासो आलाख खंड है, और ये किसके द्वारा लिखा गया है? जगनीक के द्वारा लिखा है। इसमें महोबा के राजा परमर्दिदेव के सेनापति आला एवं उदल का वर्णन है। हमीर रासो किसकी रचना है? सारंगधर के हैं। रणथंभौर के राजा हमीर देव चौहान का गौरव का गान किया गया किसमें? हमीर रासो में। पृथ्वीराज रासो देखिए इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्रवरदाई की रचना है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो पृथ्वीराज रासो है, और चंद्रवरदाई हिंदी के प्रथम कवि कहलाते हैं।
तो इस ग्रंथ को देखिए, अब पृथ्वीराज आसो से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वीराज आसो को किसने प्रमाणिक माना है, किसने अप्रमाणिक माना था, किसने अर्ध प्रमाणिक माना है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा ने पृथ्वीराज आसो को अप्रमाणिक माना है, और श्याम सुंदर दास और मिश्र बंधु ने पृथ्वीराज आसो को प्रमाणिक माना है, और डॉक्टर दशरथ शर्मा और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज आसो को अर्ध प्रमाणिक माना है। खुमान डासो दलपति बीजक की रचना है, और इसकी भाषा क्या है, डिंगल भाषा है। खुमान डासो की रचना क्या है, भाषा क्या है, डिंगल भाषा है। अब आदिकाल की अन्य रचनाएं कवि के भी बारे में भी जान लेते हैं। अमीर खुसरो जो है वो आदिकाल के कवि हैं। इनकी समय सीमा क्या है, 1253 से 1325 ईस्वी तक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि अमीर खुसरो का मूल नाम क्या है। अबुल हसन इनका मूल नाम है। इनके गुरु के बारे में भी पूछ लिया जाता है कि इनके गुरु कौन है। निजामुद्दीन औलिया अमीर खुसरो के गुरु हैं, और इनकी पहेलियाँ और मुकरियाँ क्या हैं, खुसरो की प्रसिद्ध हैं। ये पहेलियाँ मुकरियों के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। तोता हिंद माना जाता है इनको, और हिंदू का तूती भी इन्हें कहा जाता है। तोता हिंद किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को कहा जाता है। हिंदुस्तान की तूती भी इन्हें कहा जाता है, और तरकुल्ला भी माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बनता है, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन कहलाते हैं, तो अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि कहलाते हैं। इनके ग्रंथ ये रहे खजाइनुल फुतूह, आशिका, तुगलकना इनकी रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं। अब विद्यापति भी क्या है, आदिकाल के कवि हैं। विद्यापति भी आदिकाल के कवि हैं। इनकी समय सीमा है 1380 से 1460 ईस्वी। इनका जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा में। इनको कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई है, मैथिल कोकिल, कवि शेखर और अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है। किसको, विद्यापति को। इनकी रचनाएं क्या हैं, इनकी रचनाएं हैं पदावली, कीर्तिलता, कीर्तिपता। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा है, पदावली किस भाषा में लिखी गई है विद्यापति की, तो मैथिली भाषा में। कीर्तिलता कीर्तिपता का किस भाषा में है, तो अवहट्ट भाषा में है। और कीर्तिलता में जो है वो तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता और उदारता का वर्णन किया गया है। किसमें, कीर्तिलता में। और कीर्तिपताका में राजा शिव सिंह की वीरता का चित्रण किया गया है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इनकी चर्चित पंक्ति, ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पंक्ति दे दिया जाता है, पूछता है किसकी पंक्ति है। देसिल बयाना सब जग मिठा, तहसन चंप्यो अवहट्टा। ये कीर्तिलता की पंक्ति है, और जो कि विद्यापति के द्वारा लिखी गई है। संदेश रासक अब्दुल रहमान की रचना है। आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। किसको, अब्दुल रहमान को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आदिकाल का मेघदूत किसे कहा जाता है, अब्दुल रहमान को आदिकाल का मेघदूत कहा जाता है। प्राकृत पैगलम लक्ष्मीधर की रचना है। ढोला मारूरा उदोहा कुशल नाम की रचना है, कल्लोल कवि। राहुल बेल रोड़ा की रचना है, चंपू काव्य है। राहुल बेल क्या है, चंपू काव्य है। युक्ति व्यक्ति का प्रकरण दामोदर शर्मा की रचना है। ये क्या है, ये व्याकरण ग्रंथ है। कौन सी, युक्ति व्यक्ति प्रकरण। वर्णनाकर ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, और मैथिली गद्य की प्रथम रचना है। क्या, ज्योतिश्वर ठाकुर। तो ये आपके आदिकाल की डिटेल में पूरी जानकारी थी। उम्मीद है आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन लाने के लिए, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और अपने एग्जाम में सफल हो सके। तो इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह की वीडियो टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय।